नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ ऑप्शनल पेपर जो कि है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आज का हमारा ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी क्राइसिस के बारे में, मतलब ऊर्जा संकट के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो पे आए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिलेगी और उन प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। साथ में उनका PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं और उसके लिए आप ज्वाइन करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सारी जगहों पे जुड़ना नहीं भूलेंगे। साथ में आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है जिस टॉपिक का, उनको आप देख लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है या बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो नियर भाई मान चलिए कि 20 मई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म, वो 10 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा भरना। तो आप लोग ध्यान देंगे कि आपका जो ऑप्शनल पेपर होगा उसमें कोशिश करिएगा अपने कॉलेज से बात करके कि आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही रहे, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत कम लोग लेते हैं और वो काफ़ी लेंदी भी है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि जो ऑप्शनल पेपर है इसमें सभी लोग, जितने लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं या जो लोग जानते हैं, आप सभी लोग क्या करेंगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही चूज़ करेंगे अपना ऑप्शनल पेपर। ये लिखने में सही है, आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ऑप्शनल पेपर आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही हो। पर टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का हमने देखा, बहुत सर्च किया, हमें उसका कहीं पे PYQ नहीं मिला, ठीक है। और जब PYQ नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा कि हम एक आइडिया नहीं लगा पाते कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या कैसा नोट्स हमको बनाना है। तो नोट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले PYQ को देखना होता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से हम नोट्स अपना प्रिपेयर करते हैं। तो आपको मतलब ये हमारा सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी क्या करना है। अगर आपको टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लेना है ऑप्शनल पेपर में तो आप ले सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का अपना जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं कि एनर्जी क्राइसिस क्या है। तो देखिए, एनर्जी क्राइसिस में आप देख रहे हैं कि जैसे अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, अपने भारत की भी है ना, इंडिया की भी, तो आप देख रहे हैं कि इस समय एनर्जी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि ईरान और USA का जो वार चल रहा है ना, ईरान USA इजराइल का जो वॉर चल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो क्या है, वो बंद है ना यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ से जो कार्गो शिप हैं वो नहीं आ पा रहे हैं और नहीं आने की वजह से एनर्जी सप्लाई क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो बात ये है कि हमारे जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, डिमांड। तो होता क्या है कि जब डिमांड है ना किसी भी चीज़ की, सिर्फ एनर्जी की ही नहीं, किसी भी चीज़ की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, है ना, किससे ज़्यादा हो जाए, सप्लाई से। तो जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तब उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस। अब वो किसी भी, चाहे वो फूड क्राइसिस हो, है ना, अगर मान लीजिए राशन की क्राइसिस होती है तो उसमें क्या है, जो भी डिमांड है, ठीक, अगर ये ज़्यादा हो गई और सप्लाई जो है वो बाधित हो गई, किसी कारणवश कम हो गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फूड क्राइसिस, ठीक, फूड क्राइसिस। इसी तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस की। तो एनर्जी क्राइसिस में भी क्या हो रहा है, जितनी डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो पा रही है, और सप्लाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी क्राइसिस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और थोड़ा देखिए, जब किसी राष्ट्र या समाज में ऊर्जा की ज़रूरतें, ऊर्जा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, गैस, कोयला इत्यादि, इनकी मांग इसकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। मतलब कि जब ऊर्जा की मांग आपूर्ति से ज़्यादा हो जाए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संकट बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस कहा जाता है। यह वह स्थिति है जहां आधुनिक जीवन की मशीनरी ऊर्जा के अभाव में रुकने लगती है और विकास की गति धीमी पड़ जाती है। आपको पता है कि इस समय जो हम ज़्यादातर, पहले क्या था, लोग नेचर पे डिपेंड हुआ करते थे,
ठीक है, पेड़ पौधे, हवा ना, मौसम, सारी चीज़ें, पानी से लेके हर एक चीज़ के लिए नेचर पे डिपेंड थे। लेकिन आज के डेट में हर घर में आपको दिखता है मोस्टली कि हर घर में आपको एसी मिल जाएगा, ठीक है, गर्मी से राहत पाने के लिए फ्रीज मिल जाएगा, ठीक है, वॉशिंग मशीन मिल जाएंगी, और जो पानी है, पानी के लिए आपको सबके यहाँ समरसीबल मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कुएँ वगैरह अब होते नहीं हैं तो समरसीबल का यूज़ करते हैं। तो जो भी मतलब हम हमारे डेली लाइफ की जो ज़रूरतें हैं वो हम उन ज़रूरतों के लिए हम यूज करते हैं किसी न किसी अप्लायंस की। और जो ये अप्लायंसेस हैं ये किससे चलते हैं? ये ऊर्जा से चलते हैं। और अगर ऊर्जा ही नहीं मिल पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, और इनके रुकने से क्या होगी कि हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा और हमारा विकास वो रुकने लगेगा, बाधित होने लगेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब डिमांड ग्रेटर हो जाए किससे, सप्लाई से, वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो फूड हो, किस भी कुछ मतलब कोई भी चीज़ हो, तो जाहिर सी बात है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस। और उस केस में क्या होता है, प्राइस भी हाइक हो जाती है चीज़ों की, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या है। अब हम जरा इसका कारण जान लेते हैं कि कारण क्या है, क्यों ये हो रहा है ऐसा। फिलहाल अभी करंट जो सिचुएशन है वो तो आप देख रहे हैं कि वार की वजह से, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो भी आता है कि भाई जो मतलब जो वैश्विक जो एक मतलब क्या कहते हैं उसको, सिनेरियो है, उसकी वजह से भी होता है। जैसे अभी यूक्रेन रसिया का युद्ध है, उसकी वजह से भी मतलब गैस सप्लाई या बाकी चीज़ें यूरोप को प्रभावित हुई थी। उसी तरह से इस समय जो करंट में चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएसए की वजह से बाकी देशों, मतलब बाकी देश क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड इस चीज़ से परेशान है। ऊर्जा संकट के प्रमुख कारण क्या हैं? कारणों के बारे में अगर हम देखें तो ऊर्जा संकट के प्रमुख कारण क्या हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊर्जा संकट के पीछे निम्नलिखित उत्तरदायित्व कारक हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि अगर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा जनसंख्या हो जाए तो उससे क्या होगा, देखिए आबादी बढ़ने से घरों में क्या है कि हर घर में वाहन, और एक नहीं दो दो चार चार वाहन, उद्योगों में ऊर्जा की खपत कई गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है। जीवाश्म ईंधनों की सीमित भंडार, ठीक है, जैसे जीवाश्म ईंधन में क्या है आपका, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं और जो कि सीमित है। इनके पुनर्भरण में लाखों वर्ष लगते हैं। मतलब ये एक ऐसा नहीं कि तुरंत आप इसको जो है बना सकते हैं, ऐसा नहीं। ये लाखों वर्षों तक जब पृथ्वी के अंदर पड़े रहते हैं तब ये जाके कोयला बनता है, या पेट्रोलियम, या फिर प्राकृतिक गैस वगैरह, ये सब बनते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है, जो फोसिल फ्यूल्स हैं, उनकी मात्रा क्या है, वो सीमित है, लिमिटेड है। वो आज नहीं तो कल ख़त्म होगी, और वो ख़त्म कहीं कहीं मान लीजिए ख़त्म भी हो गया है, तो उसकी वजह से भी ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऊर्जा का अपव्यय, जो वेस्टेज है। तो वेस्टेज की वजह से क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, बिजली का अनावश्यक उपयोग करते हैं। एक मान लीजिए 4 कमरे हैं और चारों कमरों में फैन लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि जहां हमको ज़रूरत है या जहां पे सब लोग बैठे हैं वहां का फ़ैन तो चलता ही चलता है, साथ में बाकी 3 रूम का भी फ़ैन चलता रहता है, या फिर लाइट्स जलती रहती हैं, ठीक है। हम बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, अभी आज के डेट में एलईडी लाइट्स हैं, तो एलईडी लाइट्स क्या करती हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। जबकि बाकी जो लाइट्स हैं, जैसे पहले जो 100 वाट्स के बल्ब वगैरह आते थे, तो वो सब क्या है कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि हम उनका वेस्टेज भी कर रहे हैं, जाने अनजाने में वेस्टेज कर रहे हैं। तो जब बिजली का अनावश्यक उपयोग और पुराने मशीनों का इस्तेमाल ऊर्जा की भारी बर्बादी करता है, मतलब जो ओल्ड मशीन्स वगैरह हैं वो, या फिर बिजली का अनावश्यक उपयोग, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एनर्जी को वेस्टेज कर रहे हैं, एनर्जी का वेस्टेज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला क्या है हमारा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसके लिए क्या है यहाँ पे, तो ये क्या कारण हो सकता है, देखिए विकास की होड़ में नए कारखानों और शहरों के विस्तार ने ऊर्जा की मांग को अनियंत्रित कर दिया है। जैसे हम ज़्यादा डेवलपमेंट के चक्कर में क्या कर रहे हैं, नए नए कारखाने लगा रहे हैं, और उन जब कारखाने लगाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए उनको चलाने के लिए। तो उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। हम पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या कर रहे हैं, शहरों को मतलब शहर को एक्सपेंड कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, इसकी वजह से भी ऊर्जा की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो अगला जो है वो क्या है, वितरण में हानि। जो
इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है, जो संचरण है, उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हानियाँ हो रही हैं। जैसे जो पुरानी लाइनें हैं, जो कि मतलब जहाँ से बिजली आती है पावर प्लांट से, तो पुरानी लाइनों और तकनीकी खामियों के कारण बिजली की काफ़ी मात्रा क्या हो रही है, नष्ट हो जा रही है। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से आपका एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस के कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी करंट सिचुएशन के बारे में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला देखते हैं कि ऊर्जा संकट के प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो एनर्जी क्राइसिस के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ऊर्जा संकट जो है, ऊर्जा संकट समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। जैसे पहला क्या है कि आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। उद्योगों को पर्याप्त ऊर्जा न मिलने से उत्पादन क्या होता है, घटता है। और अगर उत्पादन घटेगा तो क्या होगा, जो जीडीपी है ना, जीडीपी पर क्या होगा, नकारात्मक असर पड़ेगा, ठीक है। महंगाई में वृद्धि होगी। भाई जाहिर सी बात है, जब अगर मान लीजिए एनर्जी नहीं आ रही है तो क्या होगा कि जैसे इसी समय देखिए आप, फिलहाल तो गवर्नमेंट काफ़ी उस पर रोक लगा के रखी है, लेकिन जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, आप देखिए कि सिलेंडर इस समय जो गैस सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, वो ब्लैक में 1500 से लेके 2000 रुपये तक एक सिलेंडर मिल रहा है, जबकि जो सरकारी रेट है वो कितना है, 960 रुपया है। तो 960 रुपया शहर में है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी बताइए, इसका जो 960 रुपया है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं और रेट को हाइक कर दिया है। कितना, 1500, 2000, 2500, 3000 तक भी लोग लेने लगे हैं। तो महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा, परिवहन लागत बढ़ने से दैनिक उपभोग की वस्तुएं भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जब आप मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि पेट्रोल या डीजल के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, जो परिवहन का खर्च है वो बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो जो माल हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है, तो उसका रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसी के रेट में शामिल होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें गेहूं भेजना है, यहाँ से भेजना है कहीं दूसरी जगह, मान लीजिए बंगाल भेजना है। अब क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए गेहूं जो है वो 20 रुपया किलो है, या मान ली चलिए कि 2000 रुपया प्रति क्विंटल है, ठीक है। तो 2000 रुपया प्रति क्विंटल है। और अब इसमें क्या है कि ये तो गेहूं का रेट हो गया। अब ये जब बंगाल पहुंचेगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी, जैसे कि कुछ मान लीजिए टैक्स वगैरह, या इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड होगा। ट्रांसपोर्टेशन और बाकी ट्रांसपोर्टेशन में ही आ जाएगा जो टैक्स वगैरह लगते हैं, रोड टैक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ से भेजा 10 क्विंटल गेहूँ भेज दिया। अब 10 क्विंटल का जो रेट होना चाहिए वो कितना होगा, 20,000 रुपया, ठीक है। लेकिन इसका जो खर्च आया वो 50,000 मान के चलिए ट्रांसपोर्टेशन आया। तो ये जो 50,000 है वो भी इसी 20,000 में ऐड होगा। मतलब वहाँ पहुँच के जो गेहूं का रेट हो गया वो कितना हो गया, 20,000, मतलब आप ये कह लीजिए कि 20,500 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी मान लीजिए ये नॉर्मल डेज़ की बात कर रहे हैं हम, कि नॉर्मल डेज़ में 50,000 रुपया खर्चा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एनर्जी क्राइसिस हो जाए और पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ जाए, हाइक हो जाए, तो वहीं पर ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है वो 50,000 से बढ़ के 70,000 हो सकता है, या 1 लाख हो सकता है। अगर मान लीजिए 1 लाख हो गया तो जो यहाँ पे गेहूँ का रेट था वो 20,000 रुपया जो हमने दिया, ठीक है, 10 क्विंटल का, वो कितना हो जाएगा, अब 21,000 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं ना, उनके रेट भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे अगर एनर्जी क्राइसिस होती है तो एनर्जी क्राइसिस का जो इफेक्ट है वो इस पे भी आएगा, किस पे, महंगाई वृद्धि पे। तो यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्या है आपका, कृषि पर प्रभाव। कृषि पे क्या प्रभाव होगा, तो भाई जाहिर सी बात है, सिंचाई हेतु पंप चलाने के लिए बिजली या डीजल की कमी से फसल का उत्पादन क्या होगा, गिर जाएगा। अगर हम नहीं उनको समय पे पानी वगैरह देंगे तो क्या होगा, पैदावार कम होगी। पैदावार कम होगी तो जाहिर सी बात है लागत बढ़ जाएगी, या फिर मार्केट में रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ भी डिमांड सप्लाई की बात आ जाएगी। पर्यावरणीय संकट खड़ा हो जाएगा। पर्यावरणीय संकट क्या, ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए लोग घटिया ईंधन का यूज़ करने लगेंगे। अभी ये घटिया ईंधन में क्या आता है, जिसमें आपका लकड़ी, कोयला, ये सब सारी चीज़ें जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो उम्मीद है कि इसका प्रभाव क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब भारत के संदर्भ में ऊर्जा संकट, मतलब एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। तो देखिए, भारत क्या है, एक विकासशील देश है।
जहां ऊर्जा की मांग वैश्विक औसत से अधिक दर से बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है या पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर हम किस पे डिपेंड है, इंपोर्ट करने पे, आयात पर निर्भरता ज़्यादा है। भारत क्या करता है, अपना जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, इनकी जो ज़रूरतें हैं उसका लगभग 80% हिस्सा विदेशों से आयात करते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब हमें ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगानी होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो फिर से बाहर निकल के जाएगा, डॉलर में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आयात पे निर्भरता है, इसके बारे में आपने देखा। नेक्स्ट यहाँ पे कोयले पर निर्भरता। ठीक है, अगर मान लीजिए डीजल पेट्रोल नहीं मिलता है तो कोयले पर हम निर्भर होंगे। और जब से मैं देख रहे हैं कि जो बिजली का उत्पादन है वो लगभग हमारे यहाँ जितने भी पावर प्लांट हैं उनमें से कितने, लगभग 60% जो 60% जो पावर प्लांट हैं उनमें बिजली के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और ये जो थर्मल पावर प्लांट हैं ये एनर्जी, मतलब ये क्या करते हैं, धुआं निकलता है इनसे, इनकी जो चिमनियाँ होती हैं, जब कोयला जलता है बॉयलर में और पानी गर्म होकर स्टीम बनता है, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारा कोयला जलता है, थोड़ा बहुत नहीं, किलो 2 किलो नहीं, कई कई टन कोयले जलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, गैसें निकलती हैं और वो एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं, और एटमॉस्फेयर में फैलने की वजह से क्या होता है, पर्यावरण जो है ये बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामीण शहरी अंतर। तो आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो ये एनर्जी क्राइसिस भारत में क्या है, ये इसके बारे में हमने देखा कि भारत में एनर्जी क्राइसिस क्यों है। तो पहला चीज़ तो हम क्या है, आयात पे डिपेंड है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो क्रूड ऑयल है उसका 80% हिस्सा हम क्या करते हैं, विदेशों से आयात करते हैं। हम कोयले पर निर्भरता हमारी ज़्यादा है। और शहर और ग्रामीण में अंतर, मतलब कि क्या है कि गांव साइड में बिजली कम मिल पाती है या निर्बाध नहीं मिल पाती, जबकि शहरों में क्या होता है 24 आवर्स बिजली मिलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं समाधान क्या कर सकते हैं हम इसका, मतलब इसके उपाय क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में ज़रा समझिए। ठीक है, तो एक मिनट। तो समाधान के उपाय, मतलब क्या हम इसके लिए उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। तो संकट से निपटने के लिए हमें 2 आयामी रणनीति अपनानी होगी। जैसे हम क्या कर सकते हैं, पहला वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करें और दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान दें। ठीक है, तो वैकल्पिक ऊर्जा जो स्रोत हैं वो कौन से हैं, तो आपको पता है कि जो आपका सोलर है ना, सोलर एनर्जी, ये क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा में आता है। हाइड्रो एनर्जी, ये भी किस में आता है, ये भी आपका वैकल्पिक ऊर्जा में आता है। ठीक है, और विंड एनर्जी, ठीक है, विंड जो पवन चक्की होती है, ये भी क्या होता है, आता है आपका इसमें क्या कहते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में। और जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी ये क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से बताया जा सकता है, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वैकल्पिक ऊर्जा का हम विकास करके हम एनर्जी क्राइसिस को कम कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी, पहला क्या है, सोलर एनर्जी। तो भारत जैसे देश में सूर्य के प्रकाश की प्रचुरता है, मतलब बहुत अधिक है, तो अतः सौर पैनलों को बढ़ावा देना सबसे बड़ा समाधान है। अगर हर घर पे क्या लग जाए, सोलर पैनल लग जाए, तो उससे क्या होगा, हर घर में बिजली बनने लगेगी, और बिजली बनेगी तो हम क्या करेंगे, जो बाहर से हम बिजली ले रहे हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। पवन एवं जल ऊर्जा, जो हमने बताया पवन चक्की जो होती है, ठीक है, उससे जो ऊर्जा निकलती है, और जल जो हाइड्रो होती है। तो तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पवन चक्की और जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार करके हम इसकी समस्या को कम कर सकते हैं। बायो ईंधन का यूज करके, तो कृषि अवशेषों से उत्पन्न करना, जैसे जो आपका बायोगैस होती है, जो हम देखे होंगे आप लोग गाँव में अक्सर दिख जाता है, तो उसका भी बढ़ावा दे के हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस एनर्जी क्राइसिस को कम कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ऊर्जा संरक्षण करके हम एनर्जी क्राइसिस को कम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो दक्ष उपकरण है, जो बढ़िया उपकरण है, उनका यूज करना। जैसे हम एलईडी बल्ब का यूज कर सकते हैं, 5 रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जो 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण है, जैसे चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एसी हो, है ना, या वॉशिंग मशीन हो, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, उसको हम जब भी मार्केट में जाएँ खरीदने के लिए, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें 5 स्टार रेटिंग वाला ही खरीदना चाहिए। साथ में अगर लाइट के लिए हम कोई यूज कर रहे हैं कुछ भी, तो ज़्यादातर हमको क्या करना चाहिए, एलईडी बल्ब का यूज करना चाहिए। ठीक है, इससे हम एनर्जी को बचा सकते हैं। जागरूकता फैला के हमको काम करना चाहिए। बिजली बचाओ भविष्य बचाओ ऐसा स्लोगन देके हम क्या कर सकते हैं, इन अभियानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करके हम इस समस्या से निपट सकते हैं। सार्वजनिक वाहन यूज करके, जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करके, जैसे हम निजी वाहनों का के बजाय हम क्या करें, मेट्रो, बस या साइकिल का उपयोग करें अगर, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप अकेले कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आप कार से जा रहे हैं। अब कार में क्या है कि 5 लोग जा सकते हैं, लेकिन आप अकेले जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा मतलब वेस्टेज कर रहे हैं ना। वही चीज़ अगर मान लीजिए आप मेट्रो से जाएँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, तो आप क्या करेंगे कि जो आप अकेले गए थे फिर भी आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और उससे क्या होगा कि आप मतलब ज़्यादा जो वेस्टेज हो रहा है उसको बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे उपाय करके हम क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी क्राइसिस है इससे निपट सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो निष्कर्ष की बात करें अगर, तो देखिए, ऊर्जा किसी भी देश की जीवन रेखा होती है, लाइफलाइन होती है, सबको पता है। ऊर्जा संकट केवल संसाधनों की कमी नहीं बल्कि हमारे प्रबंधन की भी कमी है। यदि हम समय रहते नवीकरण ऊर्जा, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमने बताया कि आपका जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं उनका, तो अगर हम समय रहते नवीकरण ऊर्जा की ओर नहीं मुड़े और ऊर्जा की बचत को अपनी आदत में नहीं बनाया, तो भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, विकास की राह अंधकार में हो सकती है। तो ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, मतलब हम जितना ज़्यादा एनर्जी को बचाएंगे वही क्या है, उसका प्रोडक्शन है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में कमेंट भी करिएगा अगर कोई आपको फीडबैक देना है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट्स हम अगर चैनल पे डालते हैं अपने यूट्यूब पे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।